हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, एनडीए, ईपीएफओ एंड बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। बेसिकली ये आज का नहीं है, ये कल का है। ठीक है, मैं आज इसको कवर कर रही हूँ इसमें, आज के करंट अफेयर वीडियो में। इसको ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। जो एवरी ईयर मई के महीने में जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है उस टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो देखने को मिला, मई 4 को देखने को मिला, वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया। अस्थमा क्या रहता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है इसमें। ठीक है, इस डे के चलते जो अवेयरनेस फैलाई जाती है रिलेटेड टू अस्थमा डिजीज़ कि ताकि उसकी केयर कर सकें ऑल अराउंड द वर्ल्ड। थीम जो है इसकी 2021 की अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। ठीक है, ये इसकी क्या है, थीम है इस साल की। अस्थमा का देख लेते हैं, अस्थमा डिजीज़ होती क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ये आपके लंग्स हैं। ठीक है, इसमें क्या रहती है प्रॉब्लम, ब्रीथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ये नॉर्मल एयरवे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एयरवे जब देखने को मिलती है इसमें, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और यहाँ पे जो है अस्थमैटिक जो एयरवे है यह सिकुड़ गया है इसमें। ठीक है, ब्रीथ लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप डिफरेंस देख सकते हैं इसमें। क्लियर, यहाँ पे ये चीज़ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमारे लंग्स में। अस्थमा अगर बोले तो ये क्या है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। क्लियर, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, खांसी आती है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में कमी आती है। मोस्ट जो सिम्टम्स हैं अस्थमा अटैक के देखने को मिलते हैं। काफ़ी प्रेशर रहता है, जैसे चेस्ट पेन रहती है। ठीक है, रैपिड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कफिंग रहती है, खांसी, डिफ़िकल्ट होता है बात करने में। ठीक है, स्वीटली पेल फेस देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे स्मोकिंग लोग करते हैं, उसका भी ये मेन बेसिकली रीज़न है। ठीक है, अगर स्मोकिंग की डिब्बी जो है उसके ऊपर लिखा रहता है कि ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, फिर भी लोग पता नहीं क्यों इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। ये काफ़ी इम्पैक्ट डालती है, अगर आप अभी इसको कंज्यूम कर रहे हैं आने वाले टाइम में ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगी आपकी बॉडी पे, और कैंसर की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है लीवर में। क्लियर है, तो प्लीज़ स्मोकिंग को क्या करें, अवॉइड करें। ये क्या है, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट स्कीम है। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट स्कीम होती क्या है, देखो फ्रेंड्स, जो हमारे मतलब देश में सेविंग की जाती है। ठीक है, ये आप ऐसे समझो, हमारे देश में जो सेविंग की जाती है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। स्पेशली जो स्मॉल सेविंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल सेविंग्स में। इंटरेस्ट में गिरावट की गई किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये न्यूज़ में इसलिए है। ठीक है, रिड्यूस किया गया जो हमारी सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट लगता है, गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। ठीक है, कोविड के चलते, कोरोना वायरस के चलते ये सब देखने को मिला है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट की गलत, जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। ठीक है, ये कंट्रोल करती है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, कई तरह की स्कीम्स निकालती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और जो गर्ल्स के लिए स्कीम निकाली गई है सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरह की जो छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पैसे लगाए जाते हैं ताकि लोगों के द्वारा, ताकि यहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल सके बाकी स्कीम्स के मुकाबले। सपोज आपने क्या किया है, पैसा जो है सेविंग अकाउंट में डालोगे तो उसमें क्या होगा, वो वहाँ पर मैक्सिमम आपको 4 से 5% इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाती है, जो छोटी छोटी स्कीम्स हैं, उसका मोटिव क्या होता है कि ताकि जो छोटे लोग हैं आगे के लिए अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकें। तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए सरकार इस तरह की स्कीम्स लेके आती है। इसमें जितना भी पैसा होता है गवर्नमेंट के थ्रू इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, और स्टेट्स भी इसको यूटिलाइज़ करती है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 12 इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं इसमें। मेजर जो सोर्स रहता है हाउस होल्ड सेविंग का रहता है हमारी इंडिया में, अगर देखा जाए तो कलेक्शन जो रहता है ऑल स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट का, वो क्रिएटेड किया जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के द्वारा।
ये जो आप देख सकते हैं जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, इनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। यानी कि फर्स्ट क्या है, पोस्टल डिपॉजिट। पोस्टल डिपॉजिट क्या रहता है, यहाँ पे आप अपनी छोटी सेविंग्स कर सकते हो, उसको या तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल या फिर 5 ईयर्स के लिए आप अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट रहता है ये पोस्टल डिपॉजिट। सेविंग सर्टिफिकेट क्या रहता है, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, जो किसान विकास पत्र, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत भी आप पैसा जमा करवा सकते हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जो रेट है फॉर स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट, वो क्वार्टरली इसको अनाउंस किया जाता है। रेट जो चेंज किया जाता है किस बेस पे किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेस पे, जो कॉरस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी जो रहती है सिक्योरिटीज़ की। पॉलिटिकल फैक्टर का इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है जब रेट चेंज किया जाता है, इंटरेस्ट रेट। शायमाला गोपीनाथ पैनल 2010 में आया था, इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्मॉल सेविंग स्कीम्स को। नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती क्या है, इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका किया गया नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के तहत। जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 1999 में। फंड जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो रहती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स जो रूल्स रहेगा 2001 का जो फ्रेम किया गया प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 283 क्लोज फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि डीलिंग करना स्मॉल सेविंग ट्रांजेक्शन को, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आती हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट। यूएसए जो है, यूएसए ने स्टेट डिपार्टमेंट को अप्रूव किया, यानी कि इंडिया को अप्रूव किया कि वो सेल करेगा 6P8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो रिलेटेड है इक्विपमेंट टू इंडिया। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट है ये, नेवी को ये हैंड ओवर किया जाएगा। इंडिया जो है उन्होंने साइन किया है कोमकासा एग्रीमेंट रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट यूएसए के साथ। कोमकासा क्या है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये यूएसए के साथ इंडिया ने साइन किया है रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट। ये जो साइन किया गया डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के द्वारा अप्रूव किया गया था एयरक्राफ्ट इन 2019। ठीक है, 2019 में डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल क्या रहती है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, डिसाइड करती है कि कैसे कैसे न्यू पॉलिसीज़ लेके आनी है। ठीक है, ताकि जो डिफेंस है हमारी, जो नेवी आर्म फोर्सेस है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, उनको बेनिफिट हो सके, डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदे जा सकें। ठीक है, इस पे डिसीजंस लेती है। चेयरमैन इसके कौन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहेंगे। कौन है आज के टाइम में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हमारे इंडिया के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फॉर्म इसको किया गया 2001 में, फॉर्म किया गया इसको कब, जब पोस्ट कारगिल वॉर हुई थी 1999 में। ठीक है, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ से, जब कारगिल वॉर हुई थी उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये आप पिक में देख सकते हैं। इंडियन नेवी जो है बिकेम फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर बनी है P8 एयरक्राफ्ट की, कब, 2009 में। इंडिया यूएसए डिफेंस ट्रेड जो है वो रहता है USD जो डॉलर है 20 बिलियन का 2020 में देखने को मिला। कोमकासा एग्रीमेंट क्या है, ये क्या है, CI किस्मुआ जो है का इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है ये। ठीक है, यूएसए जो है वर्ल्ड के अनदर कंट्रीज़ के साथ क्या करता है, किस्मुआ एग्रीमेंट करता है ताकि वो डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स को बेच सके अनदर कंट्रीज़ में। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट बेच सकता है यूएसए जो है इसके चलते अपने इनक्रिप्टेड संचार उपकरणों और गुप्त प्रौद्योगिकियों को इंडिया के साथ क्या करता है, शेयर करता है। यूएसए आर्मी के लिए निर्मित C-17, C-130 और P8I एयरक्राफ्ट को यूज़ करेगा कौन, हमारा इंडिया। ठीक है, कोमकासा की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एग्जाम में पूछी गई है ये। ठीक है, ये प्रोवाइड करवाती है कि लीगल फ्रेमवर्क जो ट्रांसफ़र करती है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए से। इंडिया जो है फैसिलिटेट है इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन देयर फोर्सेस।
कोमकासा जो एग्रीमेंट है ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट में से एक है। ये यूएसए के साथ साइन किया गया है, जो उसके अलाइज हैं और क्लोज पार्टनर्स हैं। इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, किस्मोआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक ये देखने को मिलेगा। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो साइन किया गया था इंडिया के द्वारा 2002 में, अलो करता है ये मिलिट्रीज ताकि वो शेयर कर सके इंटेलिजेंस गैदर बाय देम। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया इंडिया के द्वारा 2016 में। नेक्स्ट है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, ठीक है, जिसको CCSCH बोला गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिसाई यानी कि इसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है 5th सेशन किसका, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स का, जो इस्टेब्लिश किया है इसके अंडर कोडेक्स एलिमेंट्रेरियस कमीशन के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये क्या करती है, इलेबोरेट करती है वर्ल्ड वाइड जो स्पाइसेस हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है स्पाइसेस का, जो हमारी इंडिया के स्पाइसेस हैं जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको वर्ल्ड वाइड क्या करती है, इंट्रोड्यूस इलेबोरेट करती है। अगर देखें तो ये काफ़ी ज़रूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चलते स्टैंडर्ड डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया जो है वो होस्ट कंट्री है रिलेटेड टू स्पाइसेस बोर्ड इंडिया। ये सेक्रेटरीट है इंडिया इस बोर्ड का, ऑर्गेनाइज करवाता है ये सेशन जितने भी रहते हैं कमिटीज़ के। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई ज्वाइंटली किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब, 1963 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके चेयरमैन कौन है और कब इसको फाउंड किया गया, और साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में है ये। इसके चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर और इनोग्रेट इसको कब किया गया, यानी कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया। ये जो है फ्रेमवर्क जो है ज्वाइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम का है। सेक्रेटरीट जो है CAC का जो होस्ट करती है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर, हेडक्वार्टर तो इसके यहाँ पे है रोम में, ठीक है। बस आप ये देख लीजिएगा जाके कि कब इसको फाउंड किया गया, ठीक है। इस्टेब्लिश जो है इसको किया गया ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। करंटली अगर देखें तो 189 कोडेक्स मेंबर हैं, मेड अप ऑफ 188 मेंबर्स कंट्रीज़, और 1 क्या है इसमें, यूरोपियन यूनियन, यानी कि 189 आपको अदर कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, और जो एक है वो 188 आपको अदर कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, और 1 क्या है इसके यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। इंडिया भी इसका क्या है, मेंबर है। मोरहन योगा मैट जो है बायोडिग्रेडेबल है, कंपोस्टेबल योगा मैट जो डेवलप किया गया है असम गर्ल्स के द्वारा, 6 असम गर्ल्स के द्वारा। यहाँ पे आप पिक देख सकते हैं इनकी, ये मैट की पिक है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। असम की गर्ल्स हैं, फिशिंग कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, ये बिल्कुल हार्म नहीं पहुँचाएगा। जैसे सीज़ में ये जो प्लास्टिक के मैट्स वगैरह रहते हैं उनको फेंक दिया जाता है, तो जो मैरीन लाइफ है उसको भी काफ़ी हार्म पहुंचता है, ठीक है। गर्ल्स जो हैं वो बिलोंग करती हैं फिशिंग कम्युनिटी से। जो देखने को मिलता है रीज़न डिपोर भील है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी में। ये जो डेपोर भील जो लेक है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ रामसर साइट, जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। लेक जो है वो सोर्स है यहाँ की रोज़ी रोटी जो लोगों की रहती है फॉर 9 विलेजेस का। फिशिंग कम्युनिटी जो है उनकी रोज़ी रोटी यहाँ से ही चलती है। मैट जो है उसका नाम जो दिया गया मोरहन योगा मैट, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसको बाद में वर्ल्ड मार्केट में एज अ यूनिक प्रोडक्ट के चलते। इनिशिएटिव जो है इसका किसके द्वारा इनिशिएट किया गया, इसको नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के द्वारा। ये क्या है, एक ऑटोनोमियस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इन्वॉल्व रहता है इसमें एंटायर वुमेन कम्युनिटी जो है, जो एसोसिएट करती है कलेक्टिवली। इसको बोला गया है सिमंग, मीनिंग क्या है, सिमंग का ड्रीम, ठीक है। ये लीड किया गया 6 गर्ल्स के द्वारा, क्रिएट किया गया उनके द्वारा वाटर
हाइसिंथिक प्लांट। मैट जो है वो डेवलप किया गया थ्रू फाइबर प्रोसेसिंग के थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन देखने को मिली जो इम्प्रूव करेगी इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक मतलब जो सी का जो इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का काम करेगी। मुरहन योगा मैट जो है इसका नाम जो रखा गया आफ्टर काम सोराही, जो पर्पल मुरहन है। यहाँ पे एक बर्ड देखने को मिलता है डीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उसके नाम से इस मैट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है शूटर दादी चंद्रो तोमर, इनकी हाल ही में डेथ हुई है। इनकी ही मतलब इनके ही नाम पे मूवी बनी थी सांड की आंख, ठीक है, तो इनके ही बेस पे थी। तो इनकी हाल ही में डेथ हुई है ड्यू टू कोविड-19 के चलते। 89 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। इनको इनका जो निकनेम है शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या बोला जाता था, शूटर दादी बोला जाता था, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने गन उठाई थी तब इनकी जो एज थी 60+ थी, ठीक है। जो शूटर दादी थी, ठीक है, ये सभी वुमेन्स के लिए क्या इंस्पिरेशन का काम करती है, ठीक है, कि कभी हार नहीं माननी है। देखो 60+ की एज में इन्होंने फर्स्ट टाइम गन उठाई थी, आप सोच सकते हो कि मतलब बड़ी महान थी ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो कौन कौन सी स्टेट को टच करता है। उत्तर प्रदेश आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश इसको टच करता है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़, और यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा एक्टिंग चेयरपर्सन का चयन किया गया है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या रहता है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, सोसाइटी में कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा इसकी निगरानी रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ये काम रहता है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा मेंबर ऑफ जस्टिस जो है प्रफुल्ला चंद्र पंत, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए एक्टिंग चेयरपर्सन कमीशन, जो इफेक्ट में आया अप्रैल 25 में। फॉर्मर ये सुप्रीम कोर्ट जज थे जस्टिस पंत, अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इनको 2019 में। इन्होंने सक्सीड किया है, मतलब अब सक्सीड भी नहीं हम बोल सकते, जब इनकी रिटायरमेंट हुई थी जस्टिस HL दत्तू की, तब से ये सीट क्या थी, वैकेंट थी। तो इसके चलते इनको एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है जब तक परमानेंट चेयरपर्सन नहीं आ जाता, ठीक है। और जो HL दत्तू थे वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया 2020 में। प्रीवियसली अगर देखें ये जो हैं जिनका नाम है प्रफुल्ला चंद्र पंत, इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ न्यूली जो इस्टेब्लिश हुआ मेघालय हाई कोर्ट, कहाँ पे, शिलोंग में, 20 सितंबर 2013 में, जो इनकी अपॉइंटमेंट रही 2014 तक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं हमारी इंडिया में, और जो लास्ट रिसेंटली बना वो कौन सा बना और कब बना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा इसको फ्रेम किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, क्लियर। इस्टेब्लिश इसको किया गया 12 अक्टूबर 1993 में। प्रोविज़न जो रहेंगी, जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत, अमेंडमेंट इसका किया गया बाद में 2006 में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सेलिब्रेट की उसने अपनी सिल्वर जुबली, मतलब 25 ईयर्स कंप्लीट किए, कब, 2018 में। हेडक्वार्टर इसके देखने को मिलते हैं न्यू दिल्ली में। ये वॉच डॉग का काम करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है उनका हनन तो नहीं हो रहा कंट्री में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे राइट्स है रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी किसी भी इंडिविजुअल की, जो गारंटी देता है हमारा संविधान। नेशनल जो ह्यूमन राइट्स डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 10 दिसंबर को, क्लियर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरमैन रहते हैं और 7 अदर मेंबर्स रहते हैं, यानी कि टोटल 8 मेंबर बॉडी है। इसमें से जो 7 मेंबर्स हैं उसमें आउट ऑफ 7 मेंबर एंड 3 आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। जैसे हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो भी क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर किसके, राज्यसभा के।
प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, और अदर मेंबर्स जो रहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। रिकमेंडेशन रहती है हाई पावर कमेटी जो हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। चेयरमैन जो हैं चेयरपर्सन जो रहते हैं और साथ ही साथ जो मेंबर्स रहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, इनको अपॉइंट किया जाता है 5 ईयर्स या फिर 70 ईयर्स तक। यानी कि अगर 65 ईयर्स के इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, 70 ईयर्स तक इनकी क्या रहेगी, ये इस पोस्ट पे क्या रहेंगे, अपॉइंट रहेंगे। क्लियर है इतना? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।